हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताओं पर बात करेंगे हम। पहले हमने उन विशेषताओं की बात की जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को का एक अल्प विकसित रूप हमें पेश करती हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम विकास की ओर चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में नियोजन अपनाया गया, पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई 1951 में, और विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ भी किया गया और विकास की गति में तीव्रता आई, है ना। तो देखिए, जो हम अर्थव्यवस्था में जो विकास किया गया वो नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में किया गया। 1 अप्रैल 1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में उसने काम किया, और 1951 से अब तक हम करीब करीब 12 पंचवर्षीय योजनाओं पर हम काम कर चुके हैं, और 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। तो हमने पंचवर्षीय योजना अर्थात कि एक पूरा खाका तैयार किया जाता है 5 वर्ष में अर्थव्यवस्था को क्या क्या करना है, क्या टारगेट रखे गए, किस किस मद में, किस किस क्षेत्र में कितना रुपया खर्चा जाएगा, किस किस क्षेत्र को कितना कितना % बढ़ावा दिया जाएगा इत्यादि, है ना। तो इससे प्रति व्यक्ति आय में निश्चित रूप से वृद्धि हुई। 1950-51 में 54 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2.25% की दर से बढ़ी, और 1993-94 की अगर कीमतें लें तो 12,416 रुपये 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हुई, है ना। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ की प्रति व्यक्ति आय और भी बेहतर हुई। और भारत ने कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सिस्टम अपनाया गया वो ये कि कुछ क्षेत्रों को जो क्षेत्र बहुत भारी पूंजी मांगते थे और जिनमें बहुत लंबा निवेश और लंबे समय तक प्रोडक्शन का काम होकर के रिटर्न आने वाले थे, उनमें भारतीय सरकार ने खुद ने काम किया और सार्वजनिक क्षेत्र बनाया। तो सार्वजनिक क्षेत्र में 1951 में सिर्फ 5 इकाइयाँ थी और सिर्फ 29 करोड़ रुपया लगा हुआ था, जो अगर हम देखें 2004-05 तक 227 औद्योगिक इकाइयाँ बनाई गई। उनमें 3,57,849 करोड़ रुपया का भारी निवेश किया गया। हालांकि अभी तो बेचने का दौर चल रहा है, सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, लेकिन ये एक लंबे समय तक इनको बनाया गया। और सीमेंट में, इस्पात में, रसायन, इंजीनियरिंग, कोयला, वायुयान इत्यादि बहुत सारे, रेलवेज, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया, और अर्थव्यवस्था को बड़ा क्षेत्र जो है सरकार ने दिया। फिर बचत और पूंजी निर्माण की दरों में भारी वृद्धि हुई। 1950-51 में जहां घरेलू बचत दर सिर्फ 10% थी, वो बढ़कर के 97-98 में 26% हुई, और 2008-09 में बढ़कर के 35.6% हो गई। फिर समाजवादी व्यवस्था की ओर अगर हम चलें तो समाजवादी व्यवस्था, आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई और कृषकों को उनकी भूमि के अधिकार दिलाए गए। प्रीवी पर्स समाप्त किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उपक्रम स्थापित किए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कृषि जोतों का उच्चतम निम्नतम सीमाएं निर्धारित की गई। खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार किया गया। सहकारी आंदोलन का विकास किया गया। कृषकों को ऋण मुक्त घोषित किया गया। ये बहुत सारे तरीके से समाज के नीचे के तबके को, नीचे के जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का काम समाजवादी व्यवस्था की ओर जाने के लिए किया गया। फिर बैंकिंग सेवाओं का विकास हुआ। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसका नाम पहले बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया गया। इसके साथ अन्य 8 बैंक को सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया, जिन्हें स्टेट बैंक समूह के रूप के बैंक हम कहते हैं। और देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अतः आज लगभग ग्रामीण क्षेत्रों को अगर हम बैंकिंग शाखा से जोड़ा गया, और लगभग 60% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं आज के दिन। फिर आधारभूत उद्योगों का विकास किया गया। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? जो कि फर्दर और डेवलपमेंट को पुश देते हैं, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है, जैसे स्टील उद्योग है, पावर इंडस्ट्री है ना। ये फर्दर उद्योगों को इंस्पायर करती है ना। तो बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है इनको, जैसे लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक, मशीनी औजार, रेल इंजन, बिजली के भारी उपकरण, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, ये सब बेसिक इंडस्ट्री है।
इसी के ऊपर अन्य इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती हैं। फिर कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि जो है उसमें देखिए बहुत सारे इस तरीक़ों से कृषि को आगे लाया गया। बहुत सारे तरीके से कृषकों को फ़ायदा दिया गया। MSP घोषित किए गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बहुत सारे तरीक़ों से। फिर हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति के बाद बहुत अच्छे बीज और खाद और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इन सब का प्रयोग करके हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन बढ़ाया गया। श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति हुई। अमूल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बाद आप देखते हैं सरस दूध पीते हैं, ये सब श्वेत क्रांति का हिस्सा है कि दूध वाला जो है उसको सही कीमत मिले, सही उसको उसकी दूध का मूल्य मिले। इसके लिए कोऑपरेटिव्स को आगे लाया गया, कोऑपरेटिव सिस्टम सेटअप किया गया, और कृषकों ने आधुनिक संयंत्रों का प्रयोग, अच्छे बीज, ट्रैक्टर्स इत्यादि, उनको ऋण देना, ये बहुत सारे तरीक़ों से कृषकों को कृषि क्षेत्र को फ़ायदा पहुंचाया गया। बिजली, पानी इत्यादि, सिंचाई की सुविधाएं। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि भारत में अच्छा भौगोलिक वातावरण है, अच्छी मिट्टी है, प्राकृतिक संसाधन है, और भारत प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में हम धनी हैं। लेकिन बहुत सारी भारत की पारंपरिक रूप सेटअप है, वो उसकी वजह से भी हिंदुस्तान गरीब रह गया, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। तो इतनी सारी जनसंख्या को कंट्रोल करना, उनको रोज़गार देना, वो थोड़ा एक चैलेंज रहा, चुनौती रहा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत अधिक जनसंख्या, बेरोज़गारी वाला देश है, गरीबी है, कृषि पर निर्भरता है, प्रति व्यक्ति आय भी निम्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक पिछड़ापन है, पूंजी का अभाव है, रूढ़िवादिता है समाज में। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत विकास किए गए और आगे बढ़ा गया। ठीक है, अब इसके जो ये प्रश्न है ये मैं आपको PDF डाल रही हूँ, तो आप क्वेश्चन आंसर्स देख लें और उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है।